कार जय हिंद वंदे मातरम पे हूँ। स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। स्क्रीन पे दिख रहा है नोट्स पब्लिकेशन का ये बहुत बेहतरीन श्रृंखला है और इसमें सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर यानी वन लाइनर के फॉर्म में मिल रहे हैं और जो क्या है एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड हैं। आपको दिखा दें, इनमें से पहले ही हम कंप्लीट करा चुके हैं, विविध सामान्य ज्ञान कंप्लीट करा चुके हैं, उसके साथ साथ जो है शिक्षा लोक संस्कृति कंप्लीट करा चुके हैं, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व एवं भारत का इतिहास कंप्लीट करा चुके हैं। आज जो है आज का ये इसका 5वां वीडियो आपको मिलने वाला है विश्व तथा भारत के भूगोल का। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं कि इनमें से पहले ही कई टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं। भारत के पड़ोसी देश, ये सब जो है भौतिक स्वरूप वगैरह पहले ही कंप्लीट हो चुका है। हिमनद ये सब कंप्लीट हो चुका है। दर्रे वगैरह जो है पहले कंप्लीट कराए जा चुके हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तटीय मैदान ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है इनमें बात करने वाले हैं भारत की जलवायु की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करने वाले, तो बने रहें प्यारे साथियों। और भी इसके साथ कई टॉपिक्स मिलने वाले हैं। देखिए, कहा गया है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय, यानी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं पर बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ पर? मेघालय की खासी पहाड़ियों पर स्थित कहाँ पर? चेरापूंजी, इसमें मानसिन राम, चेरापूंजी के हाँ ठीक है, चेरापूंजी के मानसिन राम में होती है। और वहीं पर बात करते हैं मानसून के अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। अब वहीं पर बात करें भारत में सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पर? लेह में। सबसे कम वर्षा कहाँ? लेह में। जबकि लौटते समय वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे होती है। लौटते समय वर्षा कहा जाएगा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे कहा जाएगा। और वहीं पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है आपको बता दें, भारत में 112 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहीं पर भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है पर्वतीय वर्षा, देखो हिमालय से टकरा के वर्षा उत्तर भारत में होती है, तो पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक होती है। वहीं पर बात करते हैं भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए पूर्वी जड़ प्रवाह को जिम्मेदार माना जाता है। जबकि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पर? केरल पे। सबसे पहले मानसून कहाँ पर पहुँचता है या दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पर पड़ता है? तो केरल के तट पे आप बताएंगे। वहीं 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत पर दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है प्रभाव पड़ता है। कितना? और वहाँ पर केरल में 1 जून तक आ जाता है। वहीं पर बात करते हैं अस्थायी तौर पर गर्म जल का धारा का विकास होता है जिसे एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो क्या है? गर्म जलधारा। जबकि ला नीनो क्या है? ठंडी जलधारा है, जो क्रिसमस के समय बहना शुरू होता है। कब? आप बताएंगे क्रिसमस। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु या लौटता मानसून, यानी 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ग्रीष्म ऋतु में अंतर मैदानों में बहने वाली शुष्क गर्म पवनों को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। जो गर्म पवन होता है, गर्म हवाएं उसे कहते हैं। आप भी जानते होंगे, उत्तर भारत में सब कहते हैं लू चल रहा है, मतलब गर्म हवा चल रही है। बंगाल व असम में गरज के साथ वर्षा होती है जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। बंगाल और असम में जो है गरज के साथ जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? नार्वेस्टर या काल वैसाखी का। दोनों नाम आप याद कर लेना। कहाँ पर? बंगाल असम में जो गरज के साथ वर्षा होती है उसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक व केरल के पूर्वी मानसूनी वर्षा में आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए आम्र वर्षा कहा जाता है। देखिए, कर्नाटक तथा केरल में पूर्वी मानसून से जो है आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। किसे? पूर्वी मानसून को जो है केरल तथा कर्नाटक में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं कोपेनहेगन ने वर्षा व तापमान के आधार पर भारत को 8 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। 8 का नाम यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखिए। AMU यानी कि लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार की पश्चिमी तट पर अब तट। जबकि वहीं पर बात करते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु कोरोमंडल तट पर। वहीं उष्णकटिबंधीय जो है प्रायद्वीपीय पठार में जो उष्णकटिबंधीय होता है। अर्ध शुष्क या स्टेपी या जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में। जबकि बात करते हैं गर्म मरुस्थल जो है शीत शुष्क ऋतु या कैसे विशाल मैदान में। जबकि ठंडी शीत ऋतु पूर्वोत्तर भारत के जलवायु प्रकार के 8 प्रकार के विभाजित हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट भारत की मृदा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने मानसून के बारे में देखा, मृदा को देख लेते हैं। देखिए, भारत की मृदा जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में 8 प्रमुख
वह 27 गौण प्रकार की मिट्टियों को पहचान की थी। कितनी? 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की यानी कि नाम मात्र पाई जाने वाली मिट्टियों को पहचान की थी। वहीं पर केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ था तो 1953 में हुआ। यो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी। भारत में मृदा को 11 गणों में विभक्त किया गया है, जिससे सर्वाधिक विस्तार तो इंसेप्टिसॉल पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है, जो लगभग 43% है। ये मिट्टी नदियों के अपरदन से बनती है। कौन से? 43% के साथ जलोढ़ मिट्टी है। जो इनका निर्माण कैसे होता है? नदियों के अपरदन, नदियाँ काट छाँट के जो मलबा लाती हैं उससे बनाती हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। भारत में दूसरी सर्वाधिक मृदा जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसका लाल रंग जो है लौह अयस्क के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण से? लौह अयस्क के कारण। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, जिसे काली कपास मिट्टी कहा जाता है, काली या कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसे स्वतः ज्योति मिट्टी भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम कहा। देखिए कई नाम है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा से काली मिट्टी कहा से कपासी मिट्टी। ये कहाँ पर सर्वाधिक विस्तार? महाराष्ट्र में। इसे रेंगुर मिट्टी या स्वतः ज्योति मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय इस स्तर पर इसे चेरनोजम कहा जाता है। सभी नाम आपको याद कर लेना, सभी पूछे गए हैं। वही सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता जो है काली मिट्टी में। सबसे अधिक जल कौन धारण कर सकता है? काली मिट्टी सबसे अधिक जल धारण कर सकती है। इसके सूखने पर दरारें स्वतः पड़ने के कारण स्वतः जुती हुई मिट्टी, देखिए अभी स्वतः जुती मिट्टी की बात की थी, भी कहा जाता है। दलदली मृदाओं को पीट मृदा भी कहा जाता है। दलदली मृदा को क्या कहते हैं? पीट मृदा कहा जाता है। पीट कोयला भी आपने देखा होगा, सुना होगा। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। वहीं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है तथा इसमें मैग्रोव वनस्पति उगती है। किसमें? दलदली मृदाओं में जो है मैग्रोव वनस्पति उगती है। अब बात करते हैं लवणीय मृदा या रेह या कल्लर या ऊसर आदि नामों से भी जाना जाता है इसे। किसे? तो आप बताओ दलदली मृदाओं को किसने? लवणीय मृदा, रेह मृदा, कल्लर मृदा या ऊसर मृदा आदि के नाम से जाना जाता है। यह क्षारीय मृदा भी इसे कहा जाता है, यानी इसे क्षारीय मृदा भी कहा जाता है। मृदा निर्माण में सर्वाधिक जो है क्वार्टज खनिज का प्रयोग होता है। सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? क्वार्टज खनिज का प्रयोग होता है। जबकि मृदा में जीवाश्म या ह्यूमस की मात्रा जो है लगभग 5 से 10% पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ व दोमट मिट्टी है, जबकि सर्वोत्तम वृद्धि जो है वृद्धि pH 6 या 7.5 के बीच होता है। देखिएगा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी क्या होता है? जलोढ़ या दोमट मिट्टी की होती है। भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का प्रयोग जो है लैटराइट मिट्टी से होता है। या भीगने पर कोमल व सूखने पर कठोर हो जाती है। कौन? लैटराइट मिट्टी भीगने पर क्या होती है? आप बताओ कोमल, जबकि कहते हैं सूखने पर कठोर हो जाती है। वहीं परत अपरदन में जल के कारण जो है मृदा की ऊपरी सतह बह जाती है, जिससे उर्वरता नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे किसान की मौत भी कहा जाता है। परत अपरदन को किसान की मौत के नाम से भी जाना जाता है। अब कृषि क्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए गृह क्रांति किसे कहा जाता है? तो उर्वरक के लिए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए। वहीं पर गुलाबी क्रांति जो है तो झींगा मछली या प्याज के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो किया गया। गोल क्रांति किसे? आलू उत्पादन के लिए की। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति क्या है? फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जबकि बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति जो है संपूर्ण सभी क्रांतियों को ऊपर बल दिया, सभी क्रांतियों को सुधार लाने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति लिया, यानी संपूर्ण कृषि क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। वहीं पर नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, जबकि लाल क्रांति मांस तथा टमाटर उत्पादन के लिए। सीमांत जोत कितना? 1 हेक्टेयर से कम भूमि को सीमांत जोत कहा जाता है। लेकिन लघु जोत कितना होता है? 1 से 4 हेक्टेयर को। मध्यम जोत जो है, देखिए जितना उत्तर प्रदेश यानी कि लेखपाल वगैरह में ये सब जोत वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लें। लघु जोत कितना? 1 से 4 हेक्टेयर। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम। जबकि बृहद जोत जो है 10 हेक्टेयर से अधिक को कहा जाता है, बृहद जोत कहा जाता है। बने रहें प्यारे साथियों। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं? देखिए भारत में औसत प्रवाह दर जो है 1869 क्यूबिक किलोमीटर, जबकि समस्त प्रयुक्त जल का अधिकतम व्यय जो है कृषि क्षेत्र में होता है। सबसे अधिक जल का प्रयोग किस में होता है? तो बताओ कृषि क्षेत्र में ही होता है।
अब बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने जो है आधुनिक भारत की मंदिर किसे कहा था, तो बताओगे जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है 1916 में, जिसका मुख्यालय खड़गवासाला पुणे में है। खड़गवासाला कहाँ पर है? पुणे में है। दार्जिलिंग में सिंद्रेपोंग जल विद्युत परियोजना 1897 ईस्वी में भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद जो है कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना किस पे है, बताओ? कावेरी नदी पर है। जब से सबसे वहीं पर बात करें, दार्जिलिंग में स्थित सिंद्रेपोंग जल विद्युत परियोजना भारत की सबसे पुरानी परियोजना कौन सा है, तो सिंद्रेपोंग जल परियोजना जो है 1897 में ही सबसे पुरानी। और वहीं पर बात करते हैं, इसके बाद जो है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल परियोजना 1902 में बना था। अब भारत में सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं, पहले से तो बने रहें। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो बताओ? नलकूप द्वारा होती है। बाद में दूसरे नंबर पर नहर के द्वारा, तीसरे नंबर पर कुओं के द्वारा। सबसे अधिक किससे? नलकूपों द्वारा, दूसरे नंबर पर नहर द्वारा, तीसरे द्वारा नलकुओं के द्वारा, कुआं के द्वारा। भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना के तहत होता है। वहीं पर ड्रिप सिंचाई, पौधे के जड़ों तक बूंद बूंद के रूप में जल पहुंचाया जाना जो है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से? इजराइल से आई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है, जो झारखंड व बंगाल के राज्यों में जिसका विकास टेनिसी घाटी परियोजना के तहत किया गया था। खोसला समिति का संबंध किससे? सरदार सरोवर बांध से है, जो मेधा पाटेकर का संबंध कहते हैं नर्मदा बचाओ से है। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख योजनाओं के और अन्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला इसमें दिख रहा है, भाखड़ा नागल बांध जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की जो है संयुक्त 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है, आप बताओगे। नेक्स्ट देखिए, परियोजना सतलज नदी पर 1963 में बनी, जो 226 मीटर ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध किस प्रकार का है? गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना जो है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आप बताओगे। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध 4800 मीटर का है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड। वही इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन जो है 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, जो सतलज व ब्यास के संगम पर जो है हरिके बैराज से निकलती। कहाँ पर? इंदिरा गांधी ने। तो सतलज तथा ब्यास के संगम पे बना है, हरिके बैराज से निकलती। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो बताओ? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा। इसकी ऊंचाई कितना? 260.5 मीटर, जिस पर राम तीर्थ सागर बना हुआ। राम तीर्थ सागर इसी पे बना हुआ। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना जो है, बात करते हैं नर्मदा नदी पर बनी महाराष्ट्र व गुजरात व मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना 4 राज्यों की है। 138.7 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं बगलिहार परियोजना, ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर है, तथा किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर है। किशन गंगा किस पे? देखिए किशन गंगा भी कई बार पूछा गया है, या बताएंगे झेलम नदी पर है। वहीं फरक्का बांध हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में बना है, जबकि मयूर राजछी जो बांध जो है पश्चिम बंगाल में, जिसे कनाडा बांध भी कहते हैं। अब माता टीला बांध या राजघाट बांध जो है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो बेतवा नदी पर बनी हुई है। अब देखिए बात किया गया इसमें माता टीला परियोजना और राजघाट परियोजना जो है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट रिहंद्र परियोजना जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और इसकी सबसे बड़ी बात, देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर पंत जो है इसी पे बना हुआ है। कौन सा? रिहंद्र परियोजना के द्वारा ही बना हुआ है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, वही लक्ष्मी सागर जो है उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर, जबकि नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर बना हुआ है। वहीं मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर, जबकि शिव समुद्रम जो है कर्नाटक की कावेरी नदी पर ही बना है। पूरी परियोजना तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर बना हुआ है। वहीं पर श्रीशैलम परियोजना अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पे के आंध्र प्रदेश में बना हुआ। देखिए श्रीशैलम अलमाटी बांध जो है ये सब कृष्णा नदी के आंध्र प्रदेश में है, जबकि तिस्ता परियोजना सिक्किम में है। सोन परियोजना जो है बिहार में स्थित है, जबकि जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी पर महाराष्ट्र में स्थित है। जायकवाड़ी कहाँ? गोदावरी पर महाराष्ट्र में स्थित है। थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर, जबकि पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी पर बना हुआ है। पोंग बांध। नाप्ता झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, जबकि माही परियोजना जो आपको बता दें गुजरात में जमनालाल बजाज
बजाज सागर सागर पर बना है, जो कि कोयना और गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। दुलहस्ती बगलिहार परियोजना या सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती बगलिहार और सलाल घाट प्रभा माल प्रभा परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित है। ये तवा परियोजना बारगी परियोजना ये कहाँ मध्य प्रदेश पर स्थित है। घाट प्रभा माल प्रभा ये दोनों उसी नदी पर बने हैं। भीमा 1-2 परियोजना जो महाराष्ट्र के पवाना नदी पर है। किस पे? पवाना पे है। रविशंकर मध्य प्रदेश के महानदी पर बना है, जबकि पेरियार जो है इडुक्की परियोजना ये सब केरल में है। पेरियार इडुक्की और पेरियार दोनों उसी के नाम पे नदी भी है। निजाम सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के मंजरा नदी पर है। किस पे? मंजरा नदी। जबकि उकाई परियोजना आपको बता दें और काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, ये गुजरात में स्थित है। जबकि औराई बांध परियोजना औराई नदी पर, ये राजस्थान में स्थित है। अब पोचम पात देखिए, पंचम पात कहेंगे, पोचम पात परियोजना आपको दिखेगा तो गोदावरी नदी पर स्थित है। क्योंकि ओबरा बांध जो है रेहंद नदी पर है। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर, जबकि कर्नाटक व पायकारा परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है। रंजीत सागर रावी नदी पर पंजाब में स्थित, जबकि दुर्गापुर जो है बैराज बंगाल झारखंड के दामोदर नदी पर बना हुआ है। चुखा परियोजना व ताला परियोजना जो है वांगचू नदी पर भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। संकोस परियोजना जो है भूटान में है। पंचेश्वर परियोजना जो है आपको बता दूं महाकाली नदी पर भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अब बात करते हैं, जबकि कोसी परियोजना जो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अब बात करते हैं कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अब प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है भारतीय परिवहन पर, और भी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी, तो बने रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।